हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आवर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और इस सीरीज में हमारा पहला एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इनफाइनाइट लेंथ। तो सबसे पहले चर्चा तो हम लोगों को इसी पर करनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का क्या मतलब है? इनफाइनाइट लेंथ का ये मतलब नहीं है कि वायर हमने स्टार्ट किया अर्थ से लेकर मून तक चला गया, नहीं। अर्थ से लेकर के सन तक चला गया, 100 किलोमीटर का 200 किलोमीटर का, नहीं बेटा। इनफाइनाइट लेंथ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, आप कहां से वायर को देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये बेटा हमारा एक वायर है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर इस वायर को मैं यहां से देख रहा हूं, इस पॉइंट से, तो यहां से मुझे इसका इनिशियल एंड भी दिख रहा है और इसी से मुझको इसका फाइनल एंड भी दिख रहा है। आप यहां से देखेंगे तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये फाइनाइट लेंथ का है। लेकिन अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां हो जाए, मतलब कि मैं एग्जैक्ट यहां पर आके ऐसे खड़े होकर ऐसे वायर को देखूं, तो बेटा ना ही मुझको ऊपर का एंड दिखेगा और ना ही नीचे का एंड दिखेगा। तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है the point of observation is very close to the point of observation is very close to the conductor, just like that. क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखिए, फिर से समझिएगा। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर है, मैं यहां खड़ा हूं, इधर देखिए, यहां से मुझे ये एंड भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो इस वायर के लिए, यानी इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए द वायर इज फाइनाइट लेंथ। बट अगर बेटा मैं यहां पर ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो बेटा ना ही अपर एंड दिखेगा ना ही लोअर एंड दिखेगा। तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यहां से जब मैंने इसको देखा तो यही वायर हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। क्लियर बेटा? चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा डेरिवेशन पे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग इनफिनाइट लेंथ, और ये है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। बेटा ये हमको जो भी डेरिवेशन निकालना है वो गॉस लॉ से निकालना है। गॉस लॉ का मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए इधर देखते हैं भाई, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये हमारा एक वायर है और वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, दिस इज अ वायर। फिगर बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा बनना चाहिए, इसी से हम लोगों को समझ में आएगा बेटा। दिस इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या ये अभी इनफाइनाइट लेंथ का है? नहीं बेटा, ये हमारा एक वायर है, बहुत अच्छे से समझ लें। दिस इज द वायर, और ये हमने इसको यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज किया है। दिस, ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। बहुत अच्छे से देखिएगा, इसी से हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना होगा। और सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। दिस, ये शेप कैसा है वायर का बेटा? सिलेंड्रिकल है। ये हमारा एक लीनियर कंडक्टर है। अभी ये फाइनाइट इनफाइनाइट है, मुझे कुछ नहीं पता, बट हमको ये किसके लिए बनाना है बेटा? फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का मतलब है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां हमको इंटेंसिटी निकालनी है वो बहुत क्लोज है। ये मान के चलते हैं क्योंकि हमें कैसा चाहिए? फाइनाइट चाहिए। चलिए इससे बेटा आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P, और इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इधर देखिए बेटा, टोटल चार्ज, बेटा टोटल चार्ज कितना है? Q। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, इसलिए कौन सी डेंसिटी यूज की जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? लैम्डा है। बहुत ध्यान से समझिएगा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बेटा हमको गॉस लॉ लगाना है तो पहले इस चार्ज को किसी ना किसी सरफेस से एनक्लोज्ड करना होगा। तो वायर का एक्चुअल शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो गॉसियन सरफेस का भी शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे आर रेडियस का, बहुत अच्छे से देखिएगा, इस आर रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। हमने इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज हमारा एनक्लोज्ड होगा। ये बेटा हमने एक वर्चुअल सरफेस एज्यूम कर लिया जिससे हमारा ये चार्ज एनक्लोज हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर, ये बेटा एक्सिस है वायर की, दिस क्लियर। अब ये वायर जो था ये बेटा हमारा इस गॉसियन सरफेस से एनक्लोज्ड हो गया। बहुत अच्छे से देख लो, गॉसियन सरफेस से एनक्लोज क्यों किया गया है, क्योंकि हमको जब तक हम इस चार्ज को सरफेस से एनक्लोज नहीं करेंगे तब तक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्लियर। एंड दिस इज गॉसियन सरफेस, या इसे बहुत अच्छे से लिखना चाहें तो इमेजिनरी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये बेटा गॉसियन सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है। बुक में आपको सरफेस एरिया एस दिया जा सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बेटा थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअली समझना है, इस गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, दिस इज सिलेंडर। इस गॉसियन सरफेस का शेप सिलेंडर है क्योंकि रियल कंडक्टर का शेप भी कैसा है, सिलेंडर। और बेटा सिलेंडर में दो सरफेसेस होती हैं, बहुत ध्यान से इधर देखो, ये बेटा हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपको ये एक सरफेस दिख रही है, इधर से देखिए, एक सरफेस आपको ऐसे कर्व दिख रही है व्हाइट, और एक सरफेस ऊपर आपको सर्कुलर दिख रही है जिसे हम लोग ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। तो हर सिलेंडर में दो सरफेस होती है, कर्व सरफेस और एक होती है बेटा अपर सरफेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सरफेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो एरिया भी होते हैं, एक सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एक इस सरफेस का एरिया होता है, सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब बेटा जब दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है। हमको किससे मतलब है, यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इधर देखिए, बहुत अच्छे से देखो, ये इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर का, बेटा इधर देखिए, और इसके नीचे का दिस। बेटा ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये जितना भी पार्ट बेटा हम लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस, दिस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस, क्लियर बेटा। और ये है हमारी सर्कुलर सरफेस, ठीक है, ओके। इसे हम लोग सर्कुलर सरफेस भी कहते हैं। जो हम लोग आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये व्हाइट वाली कर्व्ड सरफेस है और ये ब्लैक का ऊपर सरफेस कैसा है, सर्कुलर है। बेटा एक एरिया इस प्लेन सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस का होता है और एक इस सर्कुलर सरफेस का होता है। जब दोनों को ऐड किया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया मिलता है। इधर देखिए, हमने क्या किया, इस कर्व्ड सरफेस पर यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कट किया, दिस, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है ds। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी P1 है, इस P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी के लिए बेटा हमने क्या रखा है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, ओके। तो बेटा ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब दिस, ये लाइन ज्वाइनिंग है, रिपल्शन का मतलब होता है बेटा अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ध्यान से देखिए, सिलेंडर है और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले पार्ट में ये पढ़ा है कि सिलेंडर कैसी सरफेस होती है बेटा, क्लोज्ड सरफेस। तो इस पॉइंट पर सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ओपन सरफेस है तो अंदर भी और बाहर भी, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए सिर्फ किधर होगा, आउटवर्ड्स।
तो बेटा ये सरफेस का एरिया, यहाँ से 90 का एंगल बनाइए और ये नॉर्मल है, दिस इज ds वेक्टर। क्लियर बेटा? यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। दोनों की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से इधर है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। सरफेस है क्लोज्ड, तो हमेशा किधर होगा? आउटवर्ड्स। अब इधर देखिए, अब बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक इस सर्कुलर सरफेस पर एक सरफेस एलिमेंट लिया स्मॉल ds1। बहुत ध्यान से देखो, ये ds1 लिया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ds1 है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ Q0 रखेंगे तो पॉजिटिव रिपल्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, कंफर्म है। लेकिन बेटा एरिया वेक्टर इसका किधर जाएगा? अपवर्ड। बहुत अच्छे से देख लो, दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऊपर क्यों जा रहा है ये भी समझिए। बेटा ये है सर्कुलर सरफेस ब्लैक और ये है कर्व। ये बेटा जो सर्कुलर सरफेस है तो सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास आउट करता है। तो बेटा यहाँ पर सर्कुलर सरफेस का नॉर्मल ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर बनाए या नीचे बनाए, एंगल हमेशा कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लेन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, सर्कुलर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90। अब दोनों से फ्लक्स निकालते हैं बेटा, इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट 1, ये सरफेस हमारी बेटा 1 है और ये सरफेस हमारी 2 है, दिस इज सेकंड सरफेस। तो बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, d phi e is equal to e ds1 cos थीटा। थीटा कितना है फर्स्ट के लिए? 90, cos 90 0, तो इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स कितना? 0। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट 2। इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो d phi is equal to e ds cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी बेटा? 1। तो यहाँ से हमको मिला e ds, ये हो गया बेटा e ds, cos 0 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये आपने कौन सी सरफेस पर लिया है? कर्व्ड सरफेस पर। सर्कुलर सरफेस के लिए इधर भी फ्लक्स 0 है और इधर भी फ्लक्स कितना आएगा? 0। इसका मतलब है कि जो भी सरफेस एरिया लिया जाएगा वो कर्व्ड सरफेस का होगा। क्लियर? इधर देखिए, d phi is equal to e dot फॉर कंप्लीट सरफेस। बेटा कंप्लीट सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों तरफ हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो ये हो गया बेटा e ds, d phi e से मिलेगा phi e और ये मिलेगा हमको e s। बहुत ध्यान से देखो, ये बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एलिमेंट से पास होने वाला फाइंड कर लिया है। इस एलिमेंट से जितना फ्लक्स निकल रहा है, दिस इतने हिस्से से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो है e s। क्लियर? सॉरी, इस छोटे हिस्से से ये है e ds और इतने पूरे पार्ट से यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से लेकर के इसके अंदर जितना भी है, इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स हो गया e s। बहुत अच्छे से समझो, इससे कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं हो रहा है, ना ऊपर ना ही नीचे, उसका फ्लक्स 0 आ चुका है। ठीक बेटा? कंप्लीट सरफेस के लिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, e की वैल्यू रखेंगे और s की वैल्यू रखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, E और S पे चर्चा करनी है हमको। इधर देखिए, phi E is equal to E S, this is equation 1। क्लियर? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बेटा हम लोगों को जो भी डेरिवेशन करना है वो गॉस लॉ से ही करना है।
गॉस लॉ का कहना है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये एस इट इज नॉट अ टोटल सरफेस एरिया, इट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर एच। एच की जगह पर हम लोगों ने लेंथ ले ली है एल, तो ये हो गया 2 पाई आर एल, और इसको उठाया और इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिया, तो ये हुआ बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई एंड दिस इज 2 पाई आर एल। तो E इज इक्वल टू हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल इंटू 1/r। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, Q बाई एल हम लोगों ने पढ़ा है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। इट इज अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, अब इनफाइनाइट लेंथ बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। बेटा हम लोगों ने E का फॉर्मूला निकाला है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। एक और फॉर्मूला करते हैं, इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 लैम्डा बाई आर। इसकी वैल्यू हमारी 9 × 10⁻9 होती है, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने सेपरेट करके अलग कर दिया है। ओके, ये हो गया बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब बेटा क्या हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेक्टर बनाने के लिए जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा वेक्टर अपॉन मॉड, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा। ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब सॉरी यूनिट वेक्टर है वेक्टर अपॉन मॉड इक्वल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं बेटा। पहला है हमारा E वर्सेस R ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय E वर्सेस R ग्राफ? E वर्सेस R ग्राफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर होगा r, मतलब r इज अ डिस्टेंस। E वर्सेस R ग्राफ है। 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं। द फर्स्ट वन इज E वर्सेस R ग्राफ। बेटा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो E प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है भाई, E प्रोपोर्शनल 1/r। इट इज अ नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, x एक्सिस पर r, y एक्सिस पर E। क्लियर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। जब दोनों वेरिएबल्स पे पावर 1 होती है तो ग्राफ का नेचर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन इधर का गैप और इधर का गैप सेम होता है। जैसे जैसे बेटा डिनोमिनेटर यानी कि r की पावर बढ़ेगी, ये गैप इधर दूर होता जाएगा और ये इधर पास आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और r एक्सिस ये कभी भी इस ग्राफ को टच नहीं करेंगी। ओके बेटा, बहुत ध्यान से देख लीजिए। इट इज E वर्सेस R ग्राफ। अब बेटा सेकंड आता है E वर्सेस 1/r ग्राफ। एक बेटा हम लोग E वर्सेस 1/r ग्राफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड वन इज E वर्सेस 1/r ग्राफ। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, E वर्सेस 1/r ग्राफ का मतलब है y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये x एक्सिस पर बेटा आपकी बार 1/r की टोटल वैल्यू। ठीक है, सिंस E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो बेटा ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, और ये 1/r। ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को y पर रखा और इसे पूरा x एक्सिस पर लिया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? y इज इक्वल टू mx से। ठीक है, और m की जगह पर क्या है? ये पूरा टर्म। बेटा ये जो हम लोगों ने लैम्डा लिखा है वो लैम्डा मैं यहाँ ले रहा हूँ,
तो बेटा ये पूरा टर्म हमारा क्या है, m है। हमने इससे कंपेयर किया तो x एक्सिस पर दिस इज मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट x। बेटा x एक्सिस पर पूरा पूरा 1/r, y एक्सिस पर बेटा पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो m जो है वो ये बचा हुआ हो गया। तो m इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा। इस m को बेटा हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ग्राफ का नेचर कैसा है, y इज इक्वल टू mx, ये है बेटा स्ट्रेट लाइन passes through origin, straight line passes through origin, ये बेटा ओरिजिन से पास होगी और स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ इधर देखें, ये 1/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin। अब बेटा इधर देखिए, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सुनिए ध्यान से, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक, दिस इज थीटा। और यहां पर बनता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये थीटा एंगल मेंशन करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा अप्लाई करेंगे, और जो m है हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। तो बेटा m इज इक्वल टू टेन थीटा is equal to 1/2 pi epsilon naught into lambda. This is the graph of electric field versus 1/r. तो बेटा यहाँ पर हम लोगों का पहला एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर है और अपर और लोअर एंड दोनों दिख रहे हैं तो दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ, और अगर फाइनाइट लेंथ, और अगर अपर और लोअर एंड नहीं दिख रहे हैं तो ये इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट और फाइनाइट डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कि आप वायर को कहाँ से देख रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पास है तो ना ही अपर दिखेगा ना ही लोअर दिखेगा, इनफाइनाइट लेंथ। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर है तो अपर भी दिखेगा लोअर भी दिखेगा, फाइनाइट लेंथ। बेटा तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इसको प्रॉपर नोट करके बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर बेटा, राइट नाउ